2%, 0.01% का लॉस हो गया, ऐसा मान लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप पोलराइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से आपको बताएगा कि जो बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स होते हैं वो सब पोलराइज होते हैं। जो आपके कैलकुलेटर्स हैं उनकी स्क्रीन को पोलराइज बनाया जाता है ताकि उससे क्लियर ना आए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जो अब गाड़ियां चलती हैं रात के टाइम अगर आपको गाड़ी चलानी है तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि सामने से जो कार आ रही है उसकी लाइट डायरेक्टली आईज में है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपको विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो सोचो अगर सामने वाले गाड़ी की लाइट आपकी आईज तक पहुंच ही ना पाए तो कोई कह रहा है कि दिखेगा ही नहीं, तो क्या आप आसपास की चीजें उस लाइट की वजह से देख पा रहे हो? नो, उस लाइट की वजह से तो कुछ देख ही नहीं पा रहा एक्चुअली। सो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इट रिफ्लेक्ट्स। अगर सामने वाली गाड़ी की जो हेडलैम्प है राइट, उसके बाहर जो शीशा लगा हुआ है उसे सपोज करें कि आप वर्टिकली पोलराइज कर, वर्टिकल एक्सिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से निकलने लाइट में कैसी ऑसिलेशंस होगी? वर्टिकल। और आपके सामने जो विंडशील्ड लगी होती है, जो सामने वाला शीशा होता है क्या बोलते हैं? विंडशील्ड, वो विंड से बचाती है। उस विंडशील्ड को हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर, तो डायरेक्ट लाइट तो इसके अंदर कभी एंटर नहीं कर पाएगी। आगे समझ में आपको? बट जो स्ट्रीट लाइट होगी या उस कार की लाइट कहीं और टकरा के आएगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी आईज तक पहुंच पाए। सो यू विल फील एज इफ कि आप आराम से इवनिंग में कार चला रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो लाइट है उसके थ्रू तो ऑब्जेक्ट्स को देख ही पा रहे हो, अपनी गाड़ी की लाइट के थ्रू तो ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो, सामने वाली गाड़ी की लाइट डायरेक्टली आपकी आईज तक नहीं पहुंच पाए। तो ये भी फंडा होता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। और 3D मूवी का आपको समझाया था कि जो दो ग्लासेस लगेंगे, दोनों ग्लासेस के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे। सामने स्क्रीन पे जो होगा दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट मूवीज, एक एक के ऊपर काम करता है, दूसरा दूसरे के ऊपर काम करता है, जिससे कि आपको उसमें डेप्थ की फीलिंग आ जाती है, दैट इज 3D, राइट। फाइन, चलिए तो पोलराइजेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें ना दो टर्म मिलेंगे कहीं आपको, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड, वो आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने वाइब्रेशंस कंसीडर करी, सपोज वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल में वाइब्रेशंस कम है, वर्टिकल में ज्यादा है, तो इलिप्स टाइप शेप बन जाएगी, तो सुपरपोजिशन ऑफ अनइवन ऑसिलेशंस। और अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑसिलेशंस कंसीडर कर रहे हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की कंसीडर करें तो क्या बन जाएगा? सर्कुलर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को घुमाया जा सके। शुगर सॉल्यूशन जो होता है, शुगर सॉल्यूशन क्या करता है? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को टर्न कर देता है, आपको पता होना चाहिए, लिख सकते हैं आप। शुगर सॉल्यूशन, sugar solution changes the plane of vibration, changes the plane of vibration, ठीक है। इसमें आपको और भी चीजें बताई जा सकती हैं बट सिलेबस में नहीं है, सो आई वुड लाइक टू लीव ऑन दैट। क्वेश्चंस के थ्रू कुछ आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। अभी आज का मेन मुद्दा हमारा रेडियो एक्टिविटी है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मेरे को लगता है कि कभी भी हटाया नहीं जाना चाहिए था। बिकॉज मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने अपने बायो में भी कार्बन डेटिंग सुना होगा, है ना। कोई बता सकता है व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ कार्बन डेटिंग? क्या करते हैं? आप बता दो। हाँ, वो तो दैट इज व्हाट वी डू। हाउ डू वी डू इट? किस चीज के? कार्बन के आइसोटोप्स। कौन कौन सा आइसोटोप? आप बता दीजिए। सर C14 आइसोटोप का रेडियो एक्टिविटी है, तो उसका अमाउंट चेक करते हैं। जब तक एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है उसमें C12 C14 दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। C14 बनता भी रहता है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है तो उसमें फॉर्मेशन बंद हो जाती है, सिर्फ डीके चालू रहता है। सो डीके होता रहता है, तो उसकी हाफ लाइफ डिफाइंड है, कुछ 55 6 समथिंग करके 5680 ईयर्स के आसपास उसकी हाफ लाइफ है। उस हाफ लाइफ के बेसिस पे आप देख पाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या, हाफ लाइफ का इतने टाइम में C14 का अमाउंट आधा रह गया। तो यूनिटरी मेथड नहीं लगता, एक्सपोनेंशियल चलता है यहाँ पे, वो भी डिराइव करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो आपको ये समझना है कि रेडियो एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है। रॉक्स हो गए या फिर फॉसिल्स हो गए, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए आपको रेडियो एक्टिविटी हेल्प कर, राइट। और रेडियो एक्टिव डिके कौन कौन से होते हैं पता है आपको? जो डिके निकलता है वो क्या निकलता है? क्या ये अल्फा बीटा गामा जो हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डिके है? बताइए बताइए, शाबाश।
ये जो अल्फा डीके है, बीटा डीके है, क्या काउंट कर सकते हैं कि रेडियोएक्टिव डीके है? आप सोचिए रेडियोएक्टिव डीके कहाँ होता है, एटम में या न्यूक्लियस में? कोई मटेरियल है तो उसके न्यूक्लियस से ही डीके होगा, राइट? अनस्टेबल न्यूक्लियस से ही डीकेज होते हैं। तो ये जो डीके है इसमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस बेसिकली निकलते हैं, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर का पार्ट है ना। आगे समझ में आपको? अब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई वो जो अल्फा डीके उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, बीटा से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम टेक ऑन अगेन सूडी-फजान्स लॉस में वो डिस्कस हो गया। अभी सिंपल एक चीज समझनी है आपको कि किसी समय आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स पड़े हुए हैं, n नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड पड़े हुए हैं। इस समय जो रेट ऑफ डिके होगा दैट इज dn by dt, दैट इज proportional to present number of nuclei। और देयर इज अ बिग अनसर्टेनिटी, आप नहीं कह सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई डिके होने वाला है। आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियाई डिके होने वाला है। सारे न्यूक्लियाई के डिके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट? और मजे की बात, अगर ऐसे करके मान लो आपने ये 3 सैंपल बना लिए जिनमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डाल दिए, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितने न्यूक्लियाई इसमें से डिके करेंगे उतने इसमें से करेंगे, उतने इसमें से करेंगे। पता लगा इसमें ज्यादा करके इसमें से बिल्कुल उसका हाफ किया और इसमें से 2/3 किया। सो आपको जो एवरेज लेनी पड़ेगी वो तीनों को मिला के। आगे बात समझे? सो आप अलग अलग सैंपल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, जिनको भी कंपेयर करें उन सबका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। सो किसी गिवन टाइम के ऊपर जितने भी न्यूक्लियाई अनडिकेड पड़े हुए हैं, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जिससे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, dn by dt is equal to, हम लिख देते हैं लैम्डा, that's equal to lambda n। lambda is called decay constant। तो आप चाहे तो इसे लिखना शुरू कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि सीबीएसई के लिए तो करना नहीं है तो थ्योरी ज्यादा लिखने का बेनिफिट है नहीं। आप सिर्फ इतना लिख दे, कैपिटल एन बी दी नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर, हेडिंग रेडियो एक्टिव डिके, कैपिटल एन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर, फिर लिख दे रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके उसे लिखते हैं dn by dt, dn by dt proportional to n। इससे अपने आप क्लियर हो जाता है, नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स। dn by dt is proportional to n, that is present number of nuclei। so ultimately dn by dt becomes equal to lambda n। lambda is decay constant, decay constant। तो साफ क्लियर होता है कि जिसका decay constant ज्यादा होगा उसका rate of decay ज्यादा होगा, decay constant कम होगा तो rate of decay कम होगा। अब याद रखें इस रेट ऑफ डिके को एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल का मतलब रेट ऑफ डिके ही होता है। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल मींस रेट ऑफ डिके एंड दैट्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। ठीक है? सो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि गिवन टाइम t के बाद कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई बचे। लिखें नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t। तो आप सिंपली क्या करेंगे, dn by n देख सकते हैं, dn by n इज इक्वल टू लैम्डा dt, dn by n इज इक्वल टू लैम्डा dt। आप जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t, तो उसमें देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली n नॉट था, इनिशियल सूत्र, और प्रेजेंटली बचा है n। सो n नॉट किस चीज का सिंबल है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो n नॉट से n हो गए इन टाइम t, तो इधर क्या मिला, ln n limit n naught to n, that's equal to lambda t। so this is basically ln n by n naught is equal to lambda t। ठीक है, सही जा रहा है? सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, मुझे बताइए अगर मैं dn by dt लिखता हूं तो इज दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिक्रीज? रेट ऑफ डिक्रीज अगर किसी चीज का लिखना है तो उसे आप प्लस करके लिखोगे या माइनस करके लिखोगे? याद करो अभी आपने शायद 3-4 दिन पहले फ्लूइड्स के अंदर वेसल के खाली होने को समझा, तो आपने v क्या लिखा था, माइनस डी एक्स बाय या डी बाय डी टी लिखा था।
सो ऑलवेज टेक केयर, इफ यू राइटिंग फॉर डिके, डिक्रीज के बारे में बात करें तो नेगेटिव साइन मस्ट बी यूज्ड। तो dn by dt बेसिकली इज माइनस ऑफ लैम्डा। क्या क्लियर हुआ ठीक से? तो यूजुअली क्या करते हैं, रेट ऑफ डिके के लिए माइनस साइन की डाल देते हैं, दैट्स ओके, हमें तो इससे मतलब है। तो याद रखिए रेट ऑफ डिके का मतलब dn by dt नहीं है, माइनस dn by dt। चलिए फिर नेगेटिव साइन कैरी हो जाएगा। अब n by n नॉट क्या बन जाएगा, e raised to power minus lambda t। ln n by n नॉट वाज दिस, आपने क्या किया, एंटी लॉग कंसीडर किया, एंटी लॉग कंसीडर करने में सामने वाली टर्म e की पावर में मिलेगा। So n by n naught is e raised to minus lambda t. So n actually becomes equal to n naught e raised to minus lambda t. So this is the formula to understand. N is equal to n naught e raised to minus lambda t. ठीक है, चलिए फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। n वर्सेस t, आप t को 0 पुट करेंगे तो कितना है, n naught। So initial number was n naught. Now it decreases exponentially, so it goes like this. Exponential decrease. So n versus t goes like this. ठीक है जी, हो गया। चलिए अब क्या करना है आपको, एक छोटी सी बात समझनी है कि ये जो जैसे डिके कांस्टेंट लैम्डा है ना, हाफ लाइफ और लैम्डा में क्या रिलेशन है। पहले हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जितने में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे हो जाएंगे। देखना जरा ध्यान से, लिखते जाए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब टी को मैं टी हाफ लिखूंगा और इसमें जो n हो जाएगा वो n नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो जो अभी रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल में, डायरेक्टली आप यूज कर भाई। हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने रह जाए, हाफ रह जाए। सो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं क्या होगा। अब इक्वेशन n is equal to n naught e raised to minus lambda t के अंदर n को मैं n naught by 2 पुट करूंगा। सो n naught by 2 is equal to n naught e raised to minus lambda। अब यहाँ क्या लिखूं, t half, डायरेक्टली आप लिखिए t half। ठीक है, सो दिस टर्म गोज टू डिनोमिनेटर। मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा कि 2 becomes equal to e raised to lambda t half। क्या आप समझ सकते हैं, दिस इज a negative power goes in denominator। सो जो चीज डिनोमिनेटर में थी वो डायरेक्टली 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, सो 2 becomes equal to e raised to lambda t half। चिराग क्लियर है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। चलिए फाइन, अगर ऐसा हो तो क्या करें, e हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉग कंसीडर करना होता है। सो डियर ln2 is equal to lambda t half। lambda into t half is equal to ln2, तो lambda simply is equal to ln2 by t half, या t half is equal to ln2 by lambda। अगर नहीं एग्जैक्टली वैल्यू यूज करनी पड़े तो आप जानते हैं 0.693 upon t। So always take care, most of the times in questions they don't mention lambda, they mention half life because that's more practical to understand। So you know t half, you will find lambda it's 0.693 upon t। Hope it is clear to everyone। चलिए फाइन, ये रिलेशन आपको ठीक से समझ में आ गया। अब लैम्डा जितना ज्यादा होगा टी हाफ उतना कम होगा। ऑब्वियसली कोई चीज जितना फास्ट डिके करेगी उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। फास्टर डिके लेसर हाफ लाइफ, ग्रेटर डिके कांस्टेंट, ये ऐसे लिख लो आप। फास्टर डिके स्मॉलर हाफ लाइफ, and greater lambda, that is decay constant। greater lambda, that is decay constant। ठीक है भाई, ये सारा समझ में आ गया। अब देखिए एक सिंपल सी चीज, अगर मैं मतलब न्यूमेरिकल यूजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं पहली हाफ लाइफ कंसीडर करूं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो, n नॉट बाय 2। तो इसका मतलब n बाय n नॉट कितना हो गया, 1 बाय। तो आप सीधा क्या लिखना शुरू करें, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ n by n naught is equal to 1 by 2। ठीक है, और यहां अलग से लिख देना 50%।
याद रहेगा ना? 50% अगर बोल दिया तो वो कितने टाइम के बाद है? एक हाफ लाइफ के बाद है। फिर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ n बाय n नॉट कितना हो जाएगा? एक बार और आधा हो गया। जो भी हाफ लाइफ है हर बार उतने टाइम के बाद आधा हो रहा है। तो पहली हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया, एक और हाफ लाइफ के बाद और आधा हो गया, यानी 1/4, यानी कि 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 2। अच्छा कितने परसेंट रह गया? 25%, 25%। देन थर्ड हाफ लाइफ n by n naught 1/8, 1/2 पावर 3। तो जो यहाँ 1/2 की पावर आपको दिखाई देगी वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर होगी। एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, राइट? एंड व्हाट इज द परसेंटेज नाउ? 12.25, 12.5 सॉरी, 12.5%, 50%, 25%, 12.5%. Then fourth half life n by n naught 1/16, 1/2 power 4 कितना हो गया? 6.25%. Fifth half life n by n naught 1/32, 1/2 power 5, 3.125. यहां तक आपको ये लर्न होगा। जैसे याद करो मैंने जब एटम्स आपको पढ़ाया था तो कोई -13.6, -3.4, -1.51, -0.84, -0.54 वो लर्न करवाए थे ना सारे के सारे। वैसे ही ये सारे लर्न होने चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली 6.25% की बात हो रही है तो भैया यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझे इसके ऊपर नहीं जाना लॉग वाले पार्ट के ऊपर। तो मुझे पता होना चाहिए 50% यार एक हाफ लाइफ, 25% दो हाफ लाइफ, राइट? 12.5% तीन हाफ लाइफ, 6.25 4 half life, 3.125 5 half life. Hope it is clear to everyone. So यहाँ तक का तो एटलीस्ट याद करो, बाकी आगे की आपकी इच्छा है। मैं इतना तो बोलूँ। तो इसमें आप क्या देखते हो कि भाई n by n naught is equal to 1/2 power n बन गया। n क्या है? हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट। आफ्टर nth हाफ लाइफ n by n naught is equal to 1/2 power n। ठीक है? जहां पे n को क्या लिखा जा सकता है भाई? टोटल टाइम अपॉन एक हाफ लाइफ का टाइम। आप गिवन टाइम में टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ से डिवाइड कर दोगे। टोटल टाइम अपॉन एक हाफ लाइफ इक्वल टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट? तो भाई फ्रेम एक बार फटाफट से आपको रिपीट कर रहा हूं। आपने अंडरस्टैंड किया रेट ऑफ डिके दैट इज माइनस dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देन dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड डिके कांस्टेंट। सॉल्व किया आपने अल्टीमेटली तो n इज इक्वल टू एक होना रट जाना चाहिए, n इज इक्वल टू n नॉट e टू माइनस लैम्डा t, राइट? इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना। अब आपने हाफ लाइफ को अंडरस्टैंड किया, वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ कितने हाफ रह जाते हैं। सो t इज इक्वल टू t हाफ पुट किया तो आपको मिला लैम्डा इज इक्वल टू ln2 by t हाफ, यानी 0.693 अपॉन t हाफ। ये रिलेशन बन गया लैम्डा और t हाफ। फिर एक अलग फॉर्मेट आपने अंडरस्टैंड किया, अगर हाफ लाइफ के मल्टीपल्स में क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इस फॉर्मूले तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लॉजिक से सॉल्व कर सकता हूं। दैट n by n naught will be equal to 1/2 power n, n stands for number of half lives, that is total time upon time of one half। ठीक है? चलिए, तो अगर बाय चांस कोई आपसे पूछता है कि जो ये क्या है, ये डिकेड है या अनडिकेड? दिस इज अनडिकेड। ऑलवेज टेक केयर, n stands for undecayed number of lives। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि अनडिकेड जो 5% है, अनडिकेड 5% रहेगी, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप इससे सॉल्व करो या आप यहां से एक आइडिया लगा दो कि यार 1 2 3 4 चार हाफ लाइफ तो हो चुकी है। मान लो हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर है, तो 4 आवर तो पक्के हो चुके हैं, लेकिन अभी 5 आवर्स नहीं है। तो मान लो उसमें जो ऑप्शन है उनमें से एक ही ऑप्शन 4 पॉइंट समथिंग की है, बन गई बात। अरे मेरी बात समझे आपको? सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू फाइंड द आंसर बाय सॉल्विंग। You can have an idea from here and straight away go for the answer. But if it doesn't match, like वहाँ पे 4 पॉइंट की 3-4 ऑप्शंस हैं, then you have to go for the solution। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको लॉग डील करना पड़ेगा, तो एक छोटी सी बात सबको पता होनी चाहिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट बैठे हैं ना यहाँ पे, तो ये बताना मुझे कि अगर मैं e raised to the power ln2 सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा? हाँ, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझ। At times you may get stuck up with such things.
तो बस ये सीधा सीधा याद कर लो, e रेज़ टू ln is equal to, गॉट इट। अगर बाय चांस e रेज़ टू पावर ln 8 आ गया तो आप क्या करेंगे, 8 आ जाएगा सीधा सीधा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका आंसर। e और ln जो पावर में जाता है वो कैंसिल होगा, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक होती है मीन लाइन। पढ़ा होता है केमिस्ट्री में आपने मीन लाइन, है याद किसी को? 1.44 का कोई फैक्टर होता है? नहीं, चलो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझा दूंगा कि मीन लाइन क्या होती है। देखो आपने एक सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई लिया, मीन लाइन का मतलब है कि हर न्यूक्लियाई ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक अनडिकेड रहा। समझ रहे हैं? इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक बच्चा 5 मिनट बाद उठ के चला गया, यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा, एक बच्चा 5 घंटे बैठा रहा कि यार मुझे तो बड़ा सही चल रहा है। तो उन सबका टाइम, यानी एक बच्चे का टाइम 5 मिनट, दूसरे बच्चे का टाइम 10 मिनट, करते करते सबका टाइम जोड़ा और डिवाइड बाय 20 कर दिया। उससे क्या निकल गया? मीन टाइम, कि कोई बच्चा ऑन एन एवरेज इस क्लास में कितना बैठा हो। हालांकि वो सही आइडिया नहीं देता, बट ऑन एन एवरेज हुआ। वही चीज यहाँ बात कर रहा हूँ कि एवरेज हाफ लाइफ का मतलब क्या है, एक गिवन सैंपल में ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियाई डिके होने से पहले कितने टाइम तक बनाना, दैट्स कॉल्ड मीन लाइन। तो आप लिख ले मीन लाइन, टी मीन इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। सीधा सीधा डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा ऐसे आप टी हाफ जो होता है वो 0.693 अपॉन लैम्डा होता है, और टी मीन जो होता है वो 1 बाय लैम्डा होता है। तो आप एक काम करें, मुझे फटाफट से बताएं कि टी मीन और टी हाफ में क्या रिलेशन। टी हाफ इज इक्वल टू डैश टाइम्स टी मीन 0.693, तो टी मीन इज इक्वल टू डैश टाइम्स टी हाफ। करे शाबाश, करके मुझे वो आप एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताएं। यस सिंगला ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, सुपर कंप्यूटर। सो यस सिंगला, यू अंडरस्टैंड इफ यू डू अ टॉपिक टू डेप्थ, राइट, तो जब वो रिवाइज होता है तो आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, बट जब परफॉर्म करने की बारी आए तो स्पीड बनी रहनी चाहिए। सो इट कम्स आउट टू बी 1.44। तो आपके आंसर में एक त्रुटि थी, उसे ठीक कर लीजिए। आपने 1.414 लिखा, ये आंसर होता है 1.44। आ रहा है क्या चेक करना 1.44? सो दैट इज इट। ठीक है, तो कृपया ध्यान दें मिस्टर यश सिंगला। चलो, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर टी मीन की जरूरत पड़े तो 1.44 टाइम्स टी हाफ करके आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं थोड़े से बेटर क्वेश्चंस की बात। ये तो आप सीधे क्वेश्चन जो आएंगे उनको तो आप कर लेंगे। हाँ, इसी में मैं एक काम करता हूँ, एक्टिविटी वाला और बता रहा हूँ पहले। देखिए एक्टिविटी का मतलब आपको समझाया, क्या रेट ऑफ डिके है, माइनस dn बाई dt क्या है, उसे हम एक्टिविटी a या r, दो तरह के सिंबल ये लिख देते हैं। तो अब खुद देखिए, अगर आप एक्टिविटी देख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। एक्टिविटी किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स n। डन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा, फाइंड एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम। यूरेनियम आपको 235, 90 to 235। फाइंड एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम whose half life is, अरे मैं वैसे तुक्के से लिख देता हूं, whose half life is 1500 years। ठीक है, इसके क्वेश्चंस में आएगा, ईयर्स में भी होगा। तो आप जानते हैं ईयर्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ईयर को पहले डेज में मल्टीप्लाइड बाय 365, फिर 1 डे में कितनी सेकंड्स, 86400। तो अभी मेरा मोटिव क्या है, आपसे क्वेश्चन करवाना है, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, ईयर्स की बजाय सेकंड्स डाल देता हूं। आया समझ में? ईयर्स आ जाए तो सॉल्व करना कोई बिग डील नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 86400। तो चलिए, हाफ लाइफ दे रखी है और मास दे रखा है, और एटॉमिक मास भी आपको पता है, एक्टिविटी लिखा।
एज वी कैन सी मुझे दो चीजें चाहिए, लैम्डा और n। लैम्डा क्या चीज है? 0.693 अपॉन t हाफ या ln2 अपॉन t हाफ। लैम्डा तो वहां से मिल जाएगा। व्हाट अबाउट n? n है प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आपको निकालना पड़ेगा 1 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियाई है। मोलर एनालिसिस सबको आती होगी। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकलेंगे? 6.02 into 10 power 23 एटम्स है 235 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने? आसान हो गया बिल्कुल, राइट? जेन क्लियर है? सो जो भी गिवन मास है उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आता ही आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा becomes 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, तो 300 डाल दिया मैंने, बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट गेट्स द एक्टिविटी। ठीक है, अभी आप चाहे तो कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं, मेन पर्पस आपको समझाना था कि कोई एक्टिविटी का क्वेश्चन है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, a इज इक्वल टू लैम्डा n से आप एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, डू यू एग्री कि एक रिलेशन ऐसा ही बन जाएगा कि प्रेजेंट एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी e रेज़ ऑफ माइनस लैम्डा t? देखना ध्यान से, एक्टिविटी वाज इक्वल टू लैम्डा n which can be written as lambda n naught e raised to minus lambda t। सिंपल है बिल्कुल, n is equal to n naught e raised to minus lambda t, और lambda into n naught क्या बन जाएगी? इनिशियल एक्टिविटी। lambda n is present activity, lambda n naught is initial activity। so जैसे आप क्वेश्चंस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड न्यूक्लियाई फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस कैन अपीयर ऑन एक्टिविटी। एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी बताओ। अब जिसको इस चीज का डायरेक्टली नहीं पता वो घूम जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी बतानी है, एक्टिविटी तो लैम्डा n से निकलती है, पहले n निकालूं, कुछ नहीं सोचना, इनिशियल एक्टिविटी से कंपेयर करना है। तो जो फॉर्मूलाज आपने किए थे भाई, एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी हाफ रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ रहेगा। दो हाफ लाइफ के बाद 25%, देन 12.5%, देन 6.25, देन 3.125, राइट? एक बार फटाफट बोलोगे, लेट्स सी कि कौन-कौन कंप्लीट करेगा इसे। शुरू करते हैं, अपने आप बोलना है आपने, कैसे? जैसे मैं एक बार बोल के दिखाता हूं, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, कम ऑन क्विक। चलो हो गया, याद रहेगा? तो इस तरह से n by n नोड हो या a by a नोड हो, दैट इज 1/2 पावर n होता है, उसको लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्टिविटी की यूनिट बताइए क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकंड, सो डिके पर सेकंड, सेकंड इनवर्स कर सकते हैं, डिके पर सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि डिके की तो कोई यूनिट नहीं है। सो पर सेकंड कितने न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं वो, ठीक है? सो डिके पर सेकंड। और भी होती है इसकी यूनिट्स, बैकरल, और किसने डिस्कवर की थी एक्टिविटी पता है? हाँ, हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी, क्यूरी नाम भी सुना है आपने? मैरी क्यूरी, ये सब थे ना इसके अंदर। तो क्यूरी भी यूनिट होती है और बैकरल भी होती है। बैकरल आई थिंक इज 1 डिके पर सेकंड, और रदरफोर्ड भी यूनिट होती है। अब यूनिट्स के नाम लिख लो। बैकरल बीक्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, बैकरल probably it is 1 decay per second, ठीक है? क्यूरी भी होती है और एक रदरफोर्ड होती है, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। तो ये मैं बताऊंगा आपको। रदरफोर्ड मोस्ट प्रोबेबली 10 पावर 7 होता है, 10 पावर 7 डिकेज पर सेकंड। इसमें थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा, तो विल कंफर्म इट। अभी इसको मतलब याद मत करो, सिर्फ ये लर्न कर लो कि भाई तीन तरह की यूनिट्स लिखी जा सकती हैं। बेसिकली तो डिके पर सेकंड है, जो बैकरल होता है 1 डिके पर सेकंड, उसके बेसिस पे क्यूरी और क्यूरी भी सी आई, क्यूरी एंड रदरफोर्ड, क्योंकि ये पता होना जरूरी है, इसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब सपोज क्यूरी की फॉर्म में पूछा हुआ है तो यू मस्ट हैव एन आईडिया। चलिए ठीक है, अब एक चीज तो हमारी एक लाइन तो पूरी कवर होगी कि एक्टिविटी क्या होती है, मीन लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है? अब इसके क्वेश्चन में क्या होता है, मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे है? एक गिवन सैंपल सिर्फ एक ही तरह से डीके नहीं हो रहा, वो दो तरह से डीके हो रहा है। मतलब सैंपल के कुछ न्यूक्लियाई सपोज अल्फा डीके से डीके हो रहे हैं, कुछ बीटा डीके से डीके। एक तरह से डीके होने की हाफ लाइफ अलग है, दूसरे तरह से डीके होने की हाफ लाइफ अलग है ना? तो आपसे पूछे कि ओवरऑल हाफ लाइफ क्या है, आगे बात समझे? सो लिखिए जरा,
in case a given sample decays through two different modes having decay constant lambda 1 and lambda 2, having decay constant lambda 1 and lambda 2, and half life t1 and t2, t1 and t2. तो लिख दें what is the equivalent decay constant and half life? What is equivalent decay constant and half life? तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, डीके कांस्टेंट तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दोनों से चल रहा है। अगर एक ही तरह का लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से चल रहा है तो उसको भी तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करते हैं ना। अभी एक ही सैंपल में से लैम्डा 1 भी चल रहा है और लैम्डा 2 भी चल रहा है, तो ओवरऑल डीके कांस्टेंट क्या हो गया? लैम्डा 1 प्लस, क्योंकि दोनों तरह के न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है, दोनों तरह से न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है। तो लिख दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। तो टी को लेके क्या आ जाएगा? टी इक्वलेंट कितना आ गया? बताएं बेटा, शाबाश, फटाफट बताएं। टी की वैल्यू t1 t2 की फॉर्म में, हाँ बिल्कुल सही, इट विल बी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। आएगा समझ? मतलब एक से ज्यादा तरीके से, दो से ज्यादा तरीके से भी हो रहा हो तो आप यहां से शुरुआत करेंगे। टोटल डीके कांस्टेंट कितना हो गया भाई? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड सो ऑन, और टाइम में जाएंगे तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, मतलब 0.693 तो कैंसिल होने वाला है ना। तो 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 एंड सो ऑन चलता है। सो दो ही थे तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो मिक्स्ड जो आ जाए क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये है ए, ये डिके कर रहा है बी में और बी भी आगे डिके कर रहा है। ए का डिके कांस्टेंट है लैम्डा ए, बी का डिके कांस्टेंट है लैम्डा बी, और शुरू में सिर्फ ए प्रेजेंट है, एन नॉट, और किसी गिवन टाइम पे इसका नंबर एन ए है और इसका नंबर एन बी। लिखे सक्सेसिव डिके, सक्सेसिव डिके। सक्सेसिव डिके का मतलब है A डिकेज इनटू B एंड B डिकेज फर्दर। A डिकेज इनटू B एंड B डिकेज फर्दर, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट, एंड 0, एन नॉट एंड 0, ये चल रहा है। डीके कांस्टेंट लैम्डा ए लैम्डा बी। तो आपको लिखना है आफ्टर टाइम टी दोनों कितने होंगे, मतलब Na कितना होगा और Nb कितना होगा। लिखिए आफ्टर टाइम टी Na इक्वल टू, लिख दीजिए फटाफट। आफ्टर टाइम टी Na इक्वल टू, हाँ जी Na तो बहुत ही आसान था, पढ़ाया भी आपने। तो Na becomes equal to n naught e raised to minus lambda a into t, है एकदम आसान। Nb कैसे निकालें इसको? हाँ बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, जो लग रहा है बोलो, कोई बात नहीं। और कोई? Nb is equal to n naught minus Na। ओके, जो आपने बोला वो तब हो जाता अगर ये डिके ना हो रहा होता। ये कुछ ऐसा ही है कि आप खड़े हैं, आपका दोस्त खड़ा है, अपनी जेब में से निकाल कर उसको कॉइन्स दिए जा रहे हैं, राइट? अपनी जेब में से कॉइन्स दिए जा रहे हैं, टी टाइम के बाद आपके पास कितने कॉइन्स बचे? इतने, राइट? अगर तो अपनी कोची भरे जा रहा है, फिर तो उसके पास कितने हैं? एन नॉट माइनस दिस, जो आपने निकाले थे उसके पास पहुंच गए, लेकिन वो भी भाई बढ़िया है, उठा के आगे फेंक के जा रहे हैं लोग, गरीब हो, वो भी फेंक के जा रहे हैं। तो अब आई बात समझ में?
तो आपने उसको दिए लेकिन उसने भी आगे उड़ा दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगा, ध्यान देना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगा वो क्या होगा, इसका रेट ऑफ डिके, क्योंकि ये जिस रेट से डिके करेगा उस रेट से वो फॉर्म होगा। मानते हैं रेट ऑफ डिके क्या बनता है, लैम्डा ए एन ए, राइट। किसी भी गिवन टाइम पे अगर Na is the number of nuclei that are present, so it is decaying at what rate, decaying at lambda a Na, right, it is decaying at lambda a Na। मतलब तुम जो सिक्के फेंक रहे हो वो इस रेट से फेंक, तुम इस रेट से फेंक रहे हो तो n नॉट माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा क्या आ गया lambda a Na प्रेजेंट टाइम। तुमने तो फेंके उसको मिल गए तो ये तो बढ़ा, लेकिन उस भाई ने भी तो आगे बढ़ा दिए, तो उसका क्या बना लैम्डा बी एन। आगे बात समझ आपको। सो जो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ वो एक्चुअली क्या हुआ, जो मिला माइनस जो फेंक दिया उसने, तो मिला क्या, जितना इसका डिके हुआ लैम्डा ए एन ए, और फेंक दिया कितना लैम्डा बी एन बी। तो एन ए का एक्सप्रेशन ध्यान से, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा ए टी, एन बी तो फाइंड ही करना चाहते, तो इस तरह से पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व। तो मेरा मानना ये है कि मेडिकल के बच्चों को तो इतनी बात तो पूछी जा सकती है, इससे आगे का इंटीग्रेशन नहीं है। जेई वालों को आ सकता है, तो उनको मैं ये कहूंगा कि आपके डीसी पांडे में ऐसे केसेस दे रखे हैं, यही मेन चीज समझनी मुश्किल थी जो मैंने आपको बताया कि भाई एनबी के लिए क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, माइनस देखिए है तो वो ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि आपका मोटिव एनबी फाइंड करने का है, तो एनबी को तो आप किसी चीज से रिप्लेस नहीं करोगे, Na को किससे रिप्लेस करोगे, n नॉट e raised to minus lambda। आगे बात समझ आपको। सो दिस वाज इट, बट इसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है जो सभी के लिए है, लिखिए जरा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल फॉर बी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल फॉर बी, करें करके बताएं मुझे एक बार। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन फ्लूइड्स का ही बन सकता है, क्या, एक बकेट है, उस बकेट के ऊपर आपने टैप ओपन कर रखी है, टैप से एक पर्टिकुलर रेट से लिक्विड उसके अंदर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपने उसमें नीचे होल भी कर रखा है, होल कर रखा है, तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड इट उसका रेट ऑफ एफ्लक्स बन जाता है। आगे बात समझ आपको, बाहर निकलने का रेट, तो पानी आ भी रहा है और पानी निकल भी रहा है। अब ये भी पॉसिबल है कि हाइट इतनी बढ़ गई कि बाहर निकलने का रेट अंदर आने के रेट से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो फिर डिक्रीज फास्ट होने लगेगा, समझ आ रही है बात, धीरे 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 लेवल बढ़ा 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 बढ़ते बढ़ते फिर एकदम क्या हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो वो जो मैक्सिमम बन सकता है वो कितना बन सकता है, वो तो उतना ही बन सकता है कि जितना आने का रेट है उतना ही जाने का रेट है। आ रही बात समझ में, जितना बनने का रेट है उतना ही डिके होने का। तो लिख दीजिए, दिस condition is achieved when rate of formation is equal to rate of decay। भाई कोई चेंज ही नहीं हो पा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। अब नाउ दिस इज समथिंग जो मेडिकल नॉन मेडिकल केस में पूछा जा सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या बन गई, सीधी सीधी लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एन बी। तो एन बी कितना बन गया, एन बी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इनटू एन ए। एन ए का एक्सप्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, उठा के डाला बस। आई होप क्लियर हो आपको ठीक से। तो सीधी सी बात है भाई, कोई चीज आ रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी के बेस पे निकल भी रही है, तो निकलने का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, निकलने का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने का रेट धीरे धीरे, अच्छा जी,
ए से बी, ध्यान से देखो, ए से बी जब कन्वर्जन चल रहा है तो क्या ए का नंबर कम नहीं होता जा रहा है? एन ए कम नहीं होता जा रहा? एन ए कम होता जाएगा तो क्या लेमडा एन ए कम नहीं होगा? सो फिर देखो, मतलब ठीक है आपको सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन फिर भी थोड़ा समय और लगेगा। आपके पास जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अभी हैं वो डिसाइड करते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ डिके। अब डिके चल ही रहा है तो वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ डिके धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी तो आपने Na वर्सेस टाइम प्लॉट किया था, है ना? अब प्लॉट करो, लिखो प्लॉट रेट ऑफ डिके विद टाइम। प्लॉट रेट ऑफ डिके, फर्स्ट पार्ट विद टाइम, सेकेंड पार्ट with present number of nuclei। रेट ऑफ डिके मैं दो चीजों के साथ प्लॉट करवा रहा हूं आपसे, एक टाइम के साथ और दूसरा प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ। करें शाबाश, कोशिश करें। आई होप प्लॉट कर लिया होगा आप लोगों ने। रेट ऑफ डिके का मतलब है एक्टिविटी। एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट e raised to minus लैम्डा टी या a नॉट e raised to minus लैम्डा टी। तो जो आपकी एक्टिविटी है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, यानी ए से बी के बनने का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है ना? इसके अगर आपको कहा जाए कि आपको एक्टिविटी विद प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई करनी है तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली, विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ लैम्डा, दिस एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। N is the present number of nuclei. Lambda is a constant which does not depend upon the number of nuclei present. It depends upon half life which remains constant. So simple graphs बन गए। Clear हुआ? हाफ लाइफ में फिक्स काउंट, हाफ लाइफ इज फिक्स्ड, इट इज नॉट। देखो क्या होता है, ऐसे समझना, क्या रेडियो एक्टिविटी ट्रिगर की जा सकती है? जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो अपनी मर्जी से डिके करते हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ाने कम करने से, प्रेशर बढ़ाने कम करने से उनका डिके का तरीका चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्ट करती हैं, बट रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स नॉट अफेक्टेड ईदर बाय टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ, सिर्फ एक ही छोटी सी चीज है, इसे इनिशिएट किया जा सकता है। इनिशिएट कैसे? सपोज करो कोई न्यूक्लियाई अभी अनस्टेबल नहीं है, आपने उसके अंदर न्यूट्रॉन पहुंचा दिया, आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटॉन पहुंचा दिया, आपने उसके अंदर हीलियम न्यूक्लियाई पहुंचा दिया He+2+, समझ रहे हो? तो आपने उसको किसी प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल से बम्बार्ड कर दिया, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस से पहुंचा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। जैसे आपको पता ही है यूरेनियम का फ्यूजन कैसे करते हैं, यूरेनियम का फ्यूजन कैसे करते हैं? न्यूट्रॉन आके हिट करता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसको आके हिट करता है, जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके हिट करता है तो क्या होता है? वो बेरियम, क्रिप्टॉन, है ना, स्ट्रोंशियम, ज़ीनॉन, इन सब में टूटना शुरू हो जाता है। आपको ये बातें समझ आई? सो वन लास्ट टाइम, रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद से दिखाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई न्यूक्लियाई अभी अनस्टेबल नहीं था लेकिन आपने उसको अनस्टेबल बनाने का काम कर दिया, उसके बाद फिर अपनी मर्जी से दिखता। क्लियर हुआ? अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन साथ साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ अल्फा भी निकल गया और बीटा, एक बार में एक न्यूक्लियस से एक ही निकलेगा। गॉट इट? चलिए वापस आए, तो एक्टिविटी को लेके मैं फिर आपको एक बात बोलता हूँ, आपको क्या समझना है बच्चे से। देखिए, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो अल्फा बीटा डिके करते जा रहे हैं, राइट? गामा तो एनर्जी निकलना होता है बेसिकली, ये डिके करते जा रहे हैं, ऐसा डिके करने से उनका नंबर कम होता जा रहा है, नंबर कम होता जा रहा है अनडिकेड का, राइट? सो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम होते चले जा रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं? n = n0 e⁻ λt, जिसमें लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट।
जो फिक्स हो गया मटेरियल। अब डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन? 0.693 अपॉन टी हाफ, ln2 अपॉन टी हाफ। ग्राफ दिखना चाहिए आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, राइट। उसी के साथ साथ दिखना चाहिए एक्टिविटी विच इज रेट ऑफ डिके। इसका फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इनटू एन। यूरेनियम वाला क्वेश्चन करवाया, रिवाइज कराओ सारा जो बताया गया। यूरेनियम वाला क्वेश्चन कराया कि 1 ग्राम की एक्टिविटी निकालो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइन। या इसमें पावर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक न्यूक्लियस से इतना मिलता है तो टी टाइम के बाद क्या मतलब ओवरऑल एनर्जी कितनी निकल रही है, जितने डिके हो रहे हैं उस हिसाब से एनर्जी निकल रही है, और कितने डिके हो रहे होते हैं जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी जो जो मैंने बताया। फिर देखिए एक बार, आप जब एक ही न्यूक्लियाई से दूसरा न्यूक्लियाई बनाने लगते हैं, ए से बी बनाने लगते हैं, तो ए का डिके लैम्डा ए एन ए, बी बन तो रहा है लेकिन वो भी डिके कर रहा है, तो लैम्डा बी एन बी। जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी के फॉर्मेशन का रेट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बी के फॉर्मेशन का रेट है ए के डिके होने का। ए कम होता जा रहा है तो उसका डिके होने का रेट भी कम होता है। लिंक बना आपको थोड़ा सा। सो बी का फॉर्मेशन का रेट टाइम के साथ डिके होता जा रहा है, लेकिन बी के डिके होने का रेट टाइम के साथ इंक्रीज। किस सिचुएशन में बी का नंबर मैक्सिमम हो जाएगा? व्हेन द रेट ऑफ डिके इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ बी। जैसे बाल्टी में पानी का मैक्सिमम लेवल कब आ जाएगा? जब अंदर आने का रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू बाहर जाने का। ऐसे करना क्लियर होगा। चलिए फाइन। सो अब एक और चीज क्या बताई थी आपको? हाँ, एक ही सैंपल से एक साथ दो तरह का डिके हो रहा है, तो उसका जो ओवरऑल लैम्डा निकलेगा वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का, उसी के हिसाब से आप टी निकाल सकते हैं। टी बिकम्स टी1 टी2 अपॉन टी1 प्लस टी। तो सारी रिवीजन होगी अभी की। 2 मिनट लगा के आप भी कॉपी में से देख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करवा देखिए जरा। चलिए कुछ एक दो चीजें ओवर कवर अप करते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तो यूनिट्स बोला था ना आपको, 1 डिके पर सेकंड को क्या लिखा था? 1 बैटरी। 1 क्यूरी इज 3.7 into 10 power 10। देखिए 1 क्यूरी 1 CI is equal to 3.7 into 10 power 10 decay per second। and 1 Rutherford को RD लिख रहे हैं, 1 Rutherford is 10 power 6 decay per second। ये पता होना बहुत जरूरी है। बैक्यूल में आ गया सपोज तो डायरेक्ट हो गया, क्यूरी में आ गया तो 3.7 10 power 10 से मल्टीप्लाई करके ही क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। फिर एक चीज लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर टाइम टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद सर्वाइव कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? तो भाई सीधा लिखते हैं n इज इक्वल टू n नॉट इनटू माइनस लैम्डा टी। भाई n नॉट में से n बचे हैं, इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। n नॉट थे, अब कितने बचे हैं? n बचे हैं, तो ये क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दैट्स इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्डा। मतलब क्या है, क्लास में 20 बच्चे थे, ठीक है, आखिरी में 5 बचे, उस 5 में आप हो या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 20 में से 5 बचे, 5 में आप हो या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/, ठीक है। तो दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड मत डालो, सीधा समझो जितने थे उसमें से जो बचे हैं उसमें आप भी हो सकते, जितने थे उसमें से जो बचे हैं उसमें आप भी हो सकते हो, तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? n/n, दैट्स e टू माइनस लैम्डा। क्लियर? अब साथ साथ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, और ये तो सर्वाइवल हो गया, नॉन सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्वाइवल 1 माइनस e टू माइनस लैम्डा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो सकती थी ना, तो 1 माइनस e टू माइनस लैम्डा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब वैसे मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी 10 तक आ जानी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए, बट नहीं है, कोई बात नहीं। हमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये समझा रहा हूँ कि इस क्लास में सब बच्चों के फेस पे हमने एक जैसा मास्क लगा, ठीक है, सुपरमैन। तो अब
कुछ कुछ बच्चे बाहर निकलते गए, हमें नहीं पता भाई कौन सी शक्ल प्रेजेंट है कौन सी नहीं है, मतलब ऊपर पहले दिखाई दे रहे हैं। तो 20 में से 5 बचे, तो उस 5 में आप भी तो हो सकते हो। तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 5 आउट ऑफ 20 बचे, यू कैन बी वन ऑफ दोस, 5/20। तो वो किस तरीके से जा रहे हैं वो एक अलग, n/n0 इज इक्वल टू माइनस लेफ्ट, डायरेक्टली इसको याद रखो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यूनिट्स वाला भी और ये भी अपना फटाफट आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे करके बताते जाए। So my first question is half life of, अगर जो सरवाइव कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, नॉन सर्वाइवल मतलब जो चले गए, वो कितने हैं? 15। तो 1 माइनस माइनस n का पता लग गया, n/n0 कितना है? माइनस लैम्डा t। तो नॉन सर्वाइवल क्या हो गया? 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ, बस मतलब आप आंसर तो राइट से निकालोगे ना। सर्वाइवल का मतलब था n/n0, नॉन सर्वाइवल का मतलब है 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस माइनस। So the first question is half life of radioactive element. Half life of radioactive element is only 1/32 of original mass left after 60 days is. So there is a radioactive sample जिसका 1/32 of initial mass is left after 60 days. So what is the half life? What is the half life? करें फटाफट करके बताएं। The options are 12, 32, 60, 64. Good. तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या हुआ, मतलब आखिर में नहीं जबकि और एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया। कोई बात नहीं, करें शाबाश, ट्राई करें। चलो अब तक हो जाना चाहिए था। तो आपको क्या सोचना है, देखो 1/32, अरे तो 1/2 पावर 5 होता है, यानी 5 हाफ लाइफ चली गई। 5 हाफ लाइफ चली गई तो इसको 5 से डिवाइड कर दें। एक हाफ लाइफ 12 डेज में, तो 5 हाफ लाइफ 60 डेज। आई बात समझ? तो वन लास्ट टाइम फिर से देखें प्लीज। 1/32 ऑफ इनिशियल मास बचा है, तो n इज इक्वल टू n0 में बचे हुए की तो बात कर रहे होते हैं, यानी कि 1/2 पर 5 की कहानी चल रही है, यानी कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है? 5। मैं फिर क्लियर करता हूं, n जो होता है वो बचा हुआ है, तो n/n0 अगर 1/2 पावर 5 हो गया तो 5 हाफ लाइफ कितना बचा? अब क्लियर है? मास जिस रेशियो में बचेगा उसके रेशियो में नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, तो एक ही बात। सो 1/2 पावर 5 5 हाफ लाइफ हो चुकी है। 5 हाफ लाइफ कितने टाइम में? 60 डेज में। तो एक हाफ लाइफ कितने टाइम में होगी? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। radioactive substance emits n beta particles in first 2 seconds. It decays n beta particles in first 2 seconds and then 0.5 n beta particles in next 2 seconds. Mean life of the sample is. Mean life of the sample is. I repeat my question. N beta decays take place in first 2 seconds and 0.5 यानी n/2 beta decays take place in next 2 seconds. What is the mean life? What is the mean life? मैं ऑप्शंस आपको बता देता हूं, इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है 4 सेकंड, 2 सेकंड, 2/ln2 और भाई 2 into ln। These are the options. आप ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं। देखिए ध्यान से, इससे क्या बताया, पहले 2 सेकंड में n डिके n बीटा डिके हुए, अगले 2 सेकंड में n/2 बीटा डिके हुए, 2 सेकंड में n/2
ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब या उसके बाद क्या हुआ, नंबर आधा रह गया। n बीटा डिकेस फर्स्ट 2 सेकंड्स में, अगले 2 सेकंड्स में n by 2, तो नंबर आधा रह गया। आधा नंबर कितने सेकंड्स के बाद रहा, 2 सेकंड्स। अगर 2 सेकंड्स के बाद नंबर आधा रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ 2 सेकंड है। अगर आप हाफ लाइफ 2 सेकंड कंसीडर करते हैं तो मीन लाइफ कैसे निकलती है, या तो 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ या फिर 2 upon ln2। सो 2 upon ln2 गेट्स द आंसर। होप इट्स क्लियर टू यू। चलो अब कर लोगे घर पे प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस करो। कल की क्लास बेसिकली प्रैक्टिस क्लास होगी जिसके अंदर इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप अपनी तरफ से 25 30 40 जितने आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस डीसी पांडे से, या मतलब प्रीवियस ईयर भी मत उठाना, पहले डीसी पांडे से भी प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।